जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो क्लास 11 का एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 2, उसका सेट 1 हिस्ट्री का। ठीक है, तो आप लोग हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को अभी देखेंगे जो सेट 1 का है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि आपको समय समय पर यह वीडियो मिलते रहे। और अभी जितने भी सेट आए हैं सभी सेट का जो है सो वीडियो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिया जाएगा, उसके आप उसे जो है सो आप समझ लेंगे पहले कि आखिर है क्या। बोला क्या, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक, 1 से 7 तक आपका 7 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी 7 क्वेश्चन रहेगा, इन किन्हीं में से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 1 से 14, 8 से 14 तक का क्वेश्चन रहेगा, यानी ये भी 7 क्वेश्चन है जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद 15 से लेकर के 19 तक, 15 से लेकर के 19 तक टोटल आपका 19 क्वेश्चन होने वाला है इसमें। ठीक है, तो 15 से 19 तक में आपका 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट होता है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया। तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था ये द लास्ट सपर चित्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ऐसा जो नहीं बच्चे पढ़े हैं उसको बहुत अल्टर सा ये सारे क्वेश्चन को लगेंगे इस पर, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सेकंड में कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, तो 1492 में। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी या हुई है। तो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा से। पुनर्जागरण की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से हुई है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। तो टेनोच्टिट्लान एज़टेक की राजधानी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 5th नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन कि केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई यानी कब हुई। तो 1844 ईस्वी में हुई थी। आप सीबीएसई हो या एनसीईआरटी दोनों का तो सेम होने वाला है। आपको बस लैंग्वेज रहेगा कि सीबीएसई वाले इंग्लिश में लिखेंगे और एनसीईआरटी जो लिख रहे हैं वो यानी कि जो इंग्लिश मीडियम लिए हैं, इंग्लिश शब्द में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे, और जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में, क्योंकि जो अपना फैकल्टी को लिए हैं वो उस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब मेजी पुनर्स्थापना जो है सो पूछा है कि कब हुई थी। तो जापान में 1868 में मेजी पुनर्स्थापना का कार्य संपन्न हुआ था। अब यहाँ से आपका जो 7 क्वेश्चन था जिसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना था, हम तो 7 के 7 क्वेश्चन पूरे आपको बता चुके हैं। अब यहाँ से होता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो किस जो है इसका आंसर कुछ हद तक लंबा रहेगा। इटली नगरों, यहाँ पर जैसे 8 नंबर क्वेश्चन ने बोला कि इटली के नगरों का पुनर् या पुनरुत्थान कैसे हुआ, तो इसके बारे में पूछा। तो आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन को रटा दे रहे हैं पूरा लिख करके कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों की संख्या बढ़ने लगी थी। ठीक है, तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा था, क्योंकि जो है सो जनसंख्या भी बढ़ रही थी, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा करके नगरों की संख्या को बढ़ा रही थी। तो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से उसके सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ रहा था, तो सांस्कृतिक विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली नगरों का मुख्य रूप से पुनर्स्थान जो है सो पुनरुत्थान हुआ। तो यहाँ पर आपको सही से ये क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 8 नंबर तो बता दिए हैं, अब यहाँ से आपको 9 नंबर क्वेश्चन को बता दिया जाएगा कि मानवतावाद से क्या समझते हैं। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो मानवतावाद एक सोच है, यहाँ पर ध्यान देंगे। मानवतावाद क्या है, एक सोच है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान का या समाधान पर केंद्रित है। यानी कि मानवतावाद, हम अगर किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं और वो किसी भी समस्या में और उसका हम कुछ मदद कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से वो अपनी समस्या से निकल गया, तो हम अपने आप में क्या दिखा, इंसानियत दिखाए। ठीक है, तो ये हमारा मानवता कहला सकता है कि मानवता के उद्देश्य से जो है सो इसका हेल्प किया यानी मदद किया। तो ये हो जाएगा आपका कि मानवतावाद एक सोच है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है, और मानवतावाद विचारधारा मानव के कल्याण
के विचारों को बढ़ावा भी देता है। तो यहाँ से आपका ये 9 नंबर कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में एस्टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। तो चलिए इसका क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर आपको दिखाने का प्रयास करते और बताने का। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि एस्टेक जो है, एस्टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं हैं। तो कुछ पॉइंट करके इसमें आपको दिखेगा, वो आपको देखना है कि यूरोपियनों के समान ये लोग सोने और चांदी के विशेष महत्व नहीं देते थे, ये पहला हो गया। फिर इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी, यानी कि समाज बना करके, समूह बना करके, ग्रुप बना करके लोग रहते, यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, ये समान था। अज़टेक, इंका तथा माया सभ्यताओं को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर जो है सो पढ़ाया जाता था, ये चीज़ समान था। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को कर लेंगे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। औद्योगिक क्रांति का मतलब अनेक प्रकार के जो उद्योग है, नए नए बहुत सारे जो सो लगने लगे थे इंग्लैंड में सर्वप्रथम, आखिर क्यों। तो उत्तर ये होगा कि इंग्लैंड में संसाधनों की भरपूर मात्रा थी, इसलिए वहाँ पर उद्योग लग रहे थे। तकनीकी व वैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यापक विकास एवं नए नए आविष्कार जैसे वास्प इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि मशीनों का भी वहाँ पर जो अधिक से अधिक खोज किया गया था। सस्ता श्रम यानी कि सस्ते मजदूर भी वहाँ पर मिल जाते थे। इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित के निपुण भी थे, यानी कि बहुत ज़्यादा जानकार भी थे। इंग्लैंड के पास निपुण इंजीनियर भी थे, और यही वजह था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि एक ही दौर में, एक ही समय में बहुत सारे उद्योगों का खुलना या बनना या स्थापित करना। चलिए यहाँ से 12th नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कार का नाम भी बताना है। तो यहाँ पर आविष्कारक जो है और आविष्कारक में क्या आविष्कार किया गया था सो यहाँ है, और उसे आविष्कार कौन किया सो आपको यहाँ मिलेगा। जैसे फ्लाइंग शटल तो जॉन के, स्पिनिंग जेनी जेम्स हर ग्रिप्स, भाप इंजन जेम्स वाट, कॉट जिंग एल व्हिटनी, स्पिनिंग म्यूल, ठीक है, तो क्रम्पटन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर देना है जिस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाया गया। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते तो कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार से किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद ली, ठीक है। जो यूनियन संघ रहते हैं ना, और वो अपने पास जो भी मदद रखते हैं लोगों को मदद करने के लिए, जो उद्देश्य लोग बनाते तो वहाँ से उन्होंने मदद ली, और साथ ही कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकौती की और दिशा में सक्रिय रूप से योगदान भी दिया, यानी कि वहाँ के लोग बहुत निपुण लोग थे जो कि अपने देश को सही ढंग से मदद करने के लिए तैयार थे। तो आपको यहाँ से 13 नंबर तक कंप्लीट हो गया, यहाँ से 14 नंबर आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए आपको 14 नंबर के कुछ जो है सो उत्तर के बारे में बता देते हैं। तो भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही है। तो यानी कि ये बताया जा रहा है कि भारत का खोज किया गया था, और ये भी बोला जाता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ही किए थे। आखिर इसकी क्या भूमिका थी जो बोला जाता है कि वास्को डी गामा ही भारत के खोज किए थे। तो यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे, और भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अंटार्कटिक महासागर में भ्रमित हो गए, यानी कि जैसे होता है ना कि भुला जाना या फिर चौंधिया जाना कि हमको किधर जाना है, और अमेरिका की तरफ पहुंच गए, ठीक है, यानी कि वो रास्ता भटक गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। अचानक उसे कोलंबस को क्या लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा, ठीक है, जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। उसके बाद वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग भी खोज लिया।
वास्को डिगामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था और इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने जो है सो भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया और 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही और इस प्रकार से वास्को डिगामा का जो है सो भारत की खोज में भूमिका रही कि वो जो है सो खोजने के लिए समुद्री मार्ग को निकले थे और उसी प्रकार से वहाँ से पहुँच गए कालीकट, ठीक है, कलकत्ता जो अभी है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सभी को बताया कि भारत जाने का समुद्री मार्ग इधर से है, तो बहुत सारे व्यापारी लुटेरे जो है सो भारत पर आने शुरू कर दिए उस मार्ग से। अब यहीं पर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताइए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य ये है कि 14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। यानी ध्यान देना पुनर्जागरण के बारे में। तो 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति यानी विकसित हुआ, आंदोलन तथा युद्ध हुआ, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। यानी नए नए तौर तरीके का हर चीज होने लगा, तो पुनर्जागरण हो गया कि पुनः फिर से लोग जग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। पुनर्जागरण के उदय और विकास के कारण अगर हम बात करें तो व्यापार तथा नगरों का विकास हुआ। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्यिक व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर भी मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म भी दिया। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है, तो उसके लिए खेद है कि 16 जो है सो मिसिंग हो गया है। तो यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। वहाँ पर भारत की खोज में वास्को डिगामा का पूछा गया था, यहाँ पर आपको जो है सो अमेरिका के बारे में कोलंबस का भूमिका पूछा जा रहा है। तो यूरोप में यहाँ पर ध्यान देंगे कि यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना तो था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविक में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे और भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अंटार्कटिक महासागर में क्या हो गए थे, भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। और कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही क्या है, भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा और यही था अमेरिका की खोज में कोलंबस की भूमिका। 18 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। यानी कि जिस समय औद्योगिक क्रांति थी उसमें क्या क्या आविष्कार किए गए थे, है ना, उसमें लोग कैसे आगे बढ़ते चले गए, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला क्योंकि इसकी मांग बढ़ रही थी। इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव भी बढ़ गया। फिर इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। और इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल भी मिला। यानी कि अधिक वस्तु बना, अधिक मांग हुआ तो बाजार भी बना, तो लोग अपने वस्तु को व्यापार वहाँ पर मतलब बहुत सारे रोजगार के जो से अवसर प्रदान भी हो गए। और कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी और इसकी स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अब यहाँ पर बच गया जो है 19 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। पश्चिमी शक्तियों द्वारा, ठीक है, पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे लिया, इसके बारे में पूछा। तो चीन की छिंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा
और 1839 से 42 में ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमज़ोर बना दिया और देश में सुधारों एवं परिवर्तन की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इसमें भी असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपेट में आ गया और इस प्रकार से पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश को करना पड़ा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।